गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इट्स आवर नेक्स्ट टॉपिक इलेक्शन मेथड्स अडॉप्टेड इन इंडिया। हमारे यहाँ जो इलेक्शन का मेथड अडॉप्ट किया गया है, नॉर्मली अगर हम देखें तो वो FPTP सिस्टम है, दैट इज़ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ये अपने नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जिसे फर्स्टली मेजॉरिटी मिली हो वही सिस्टम या वही पर्सन जो है उसे एज ए रिप्रेजेंटेटिव डिक्लेयर किया जाता है। और अगर हम इनडायरेक्ट इलेक्शंस के लिए देखें, जैसे अपने यहाँ पे राज्यसभा कैंडिडेट्स के लिए होता है, प्रेसिडेंट के लिए होता है, तो वो प्रोपोर्शनल सिस्टम यूज़ किया गया है। ठीक है, FPTP सिस्टम जो है, इसमें कंट्री जो है इट इज़ डिवाइडेड इनटू सिंगल मेंबर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ इक्वल साइज़, ऑलमोस्ट इक्वल साइज़। उसके बाद में वोटर्स चूज़ करते हैं कैंडिडेट्स को उनके नाम के आगे मार्किंग करके या स्टैंप लगा के, और एट प्रेजेंट तो EVM मशीन या को जो है वो ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ऑलमोस्ट हर कहीं उसे ही यूज़ किया जाता है। जिसे हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट मिलता है, जो जितना भी मेजर वोट्स हैं उसे ही विनर डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, दिस सिस्टम हैज़ ऑल्सो बीन नेम्ड एज प्लुरलिटी सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन। इसकी मेरिट्स क्या हैं? इट इज़ ईजी टू ऑपरेट। सबसे बड़ी बात यह है कि इसे ऑपरेट करना, इसे डील करना, इसे हैंडल करना बहुत ईजी है। एक बहुत बड़े नेशन में, जैसे इंडिया जैसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, इसे हैंडल करना ईजी है। इट इस्टेब्लिश अ क्लियर लिंक बिटवीन रिप्रेजेंटेटिव्स एंड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। एक क्लियर लिंक और कॉन्टैक्ट जो है वो मेंटेन करता है। इट अलाउज गवर्नमेंट that are formed to have a clear mandate, of course on the basis of the plurality of support amongst the electorate। clear जो डाटा है वो ये डिस्क्राइब करता है। अगर हम इसकी नेगेटिविटी के देखें तो वेस्टेज है, स्पेशली अगर हम देखें तो जिन लूजिंग कैंडिडेट्स पे जो अमाउंट इन्वेस्ट होता है वो वेस्टेज ऑफ मनी है, अंडरमाइन करता है गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी को। ठीक है, माइनॉरिटीज़ के सपोर्ट का इशू यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सोशल ग्रुप्स जो हैं, स्पेशली मेजॉरिटी और माइनॉरिटीज़ जो हैं, वो कहीं ना कहीं अंडरमाइन होती है। इंडिया में FPTP सिस्टम जो है वो यूज़ किया गया है। इंटायर कंट्री जो है वो डीलिमिटेड की गई है ऑलमोस्ट 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में, जो उनकी पॉपुलेशन के बेसिस पे। और ये जो डाटा है ये 1971 की सेंसेक्स के अकॉर्डिंग लिया गया है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वहाँ से एक रिप्रेजेंटेटिव आता है। ठीक है, कैंडिडेट हु गेट द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स दैट इज़ इन दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी इज़ डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। जैसे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव का आना मतलब CM का आना, तो जिसे सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी मिलती है वोट्स के बेसिस पे उसे डिक्लेयर कर दिया जाता है। कैंडिडेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स इज़ डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। द विनर डज़ नॉट नीड टू गेट अ मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स। ज़रूरी नहीं है कि उसे वोट्स की मेजॉरिटी ही ज़्यादा मिली हो, जिसके पार्टी में जितने ज़्यादा कैंडिडेट्स इंक्लूडेड होते हैं उसे ही मेजॉरिटी मिल जाती है। FPTP सिस्टम सिंस द इलेक्टोरल बैलेट, जब से इलेक्टोरल बैलेट शुरू हुआ है तभी से लेके लगभग वही पर्सन जिसे मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिलते हैं, गवर्नमेंट हमेशा उसी की बनती है। अब हो सकता है कि जैसे इसमें एक एग्ज़ाम्पल आता है कि इतने परसेंट वोट्स जो हैं, 48% वोट्स जो हैं वो दिए गए पूरे ओवरऑल, लेकिन उसकी जो सीटें थी वो 415 के करीब आई। 1985 का एक इलेक्शन आता है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि इतनी सीट सिर्फ इंटायरली उनको इतना वोट मिला तो इतनी सीट्स कैसे आ गई, नहीं। इसमें क्या है, जो कैंडिडेट जीता, जिस कैंडिडेट को मेजॉरिटी मिली, उसे ओवरऑल जो वोट्स थे उसका 48% के करीब जो वोट्स हैं वो मिले। यानी एक पर्सन जिसे 48% के करीब वोट मिला उसे मेजॉरिटी मिली थी। ठीक है, यहाँ 50+1 वाला सिस्टम जो है वो नहीं होगा। यानी जिस कैंडिडेट को इलेक्शंस में सबसे ज़्यादा वोट मिले, जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास में 10 लोगों ने वोट किए, अब 10 में से जिसे 4 वोट मिले, सबसे ज़्यादा था, वो कैंडिडेट जीत गया। इसका मतलब बाकी जो कैंडिडेट थे उनको 4 से भी कम वोट मिले। इस तरीके से FPTP होता है। ठीक है, जैसे इसमें 84 का एग्जांपल आपको दिया हुआ है कि टोटल जो सीट्स थी वो 543 थी लोकसभा में, उसमें से 415 सीट्स जो हैं वो कांग्रेस पार्टी ने जीती। यानी अगर हम एक एवरेज देखें तो जिस भी कैंडिडेट ने इलेक्शंस जीते हैं उसे नियरली 48% वोट्स जो हैं वो मिले थे। अब आता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन।
अगर हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को देखें तो ये जो रिप्रेजेंटेशन का जो सिस्टम है ये पार्टीज़ के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। ये डायरेक्ट इलेक्टोरल स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करता है। इसमें जितनी सीट्स आई हैं, जो सीट्स का जो परसेंटेज रहा है वही वोट्स का भी परसेंटेज रहता है। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग अ पार्टी वुड सिक्योर रिप्रेजेंटेशन इन प्रोपोर्शन टू द सपोर्ट इट हैज़ अमंग द इलेक्टरल्स। जितना मतलब दो तरीके से इसको डिवाइड किया जाए, एक तो लिस्ट सिस्टम से और एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम से। लिस्ट सिस्टम से अगर हम देखें तो द एंटायर कंट्री इज़ कंसीडर्ड एज अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी और इज़ डिवाइडेड इनटू द लार्ज नंबर ऑफ मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। या तो वो सिंगल में डिवाइड होगी या फिर वो मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड होगी। ठीक है, पार्टीज़ जो हैं वो लिस्ट डिसाइड करते हैं कैंडिडेट्स की और डिसेंडिंग ऑर्डर में उनकी परफॉर्मेंस को काउंट किया जाता है। वोटर्स और इलेक्टोरेट्स जो हैं वोट फॉर द पार्टी नॉट फॉर द कैंडिडेट, और एफपीटीपी में दे वोट फॉर द कैंडिडेट नॉट फॉर द पार्टी। पार्टी आर अलाउ करती हैं एलोकेटेड सीट्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ द वोटिंग वोट्स दे गेट इन द इलेक्शन। फॉर एग्जांपल देखिए, एक कहीं 1 लाख के करीब जो हैं इलेक्शंस में वोटिंग जो है वो हुई और सीट्स टू बी फिल्ड इज़ 10 थी, तो उसका कोटा डिसाइड कर देंगे। जैसे टोटल नंबर ऑफ़ वोटिंग कास्ट को डिवाइड कर देंगे नंबर सीट से, यानी यहाँ पे 10,000 के करीब वोट्स जो हैं वो आता है। इसका मतलब 3 पार्टीज़ हैं एक्स, वाई और जेड। ठीक है, यहाँ पे 50,000 वोट्स एक्स को मिले, वाई को 40,000 मिले और जेड को 10,000 वोट्स मिले। ऑन द बेसिस ऑफ वोट क्राइटेरिया एक्स वुड गेट 5 सीट्स। 5 ही होगा, क्यों? क्योंकि एक को 10,000 मिलना है, तो सबसे ज़्यादा किसको मिले? एक्स को 5 मिला, वाई को 4 मिला और जेड को 1 सीट मिली। तो ये सिस्टम जो है वो जर्मनी जैसे नेशंस में यूज़ किया जाता है। यहाँ मेजॉरिटी ऑफ प्रोपोर्शन किसका हो गया? एक्स का हो गया। दूसरा है सिंगल ट्रांसफरेबल, जो अपने यहाँ यूज़ किया जाता है। मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं। ठीक है, पार्टीज़ पुट अप एज मैनी कैंडिडेट एज देयर आर सीट्स टू फिल ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी। जितने कैंडिडेट्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग सीट्स जो हैं वो डिसाइड की जाती हैं। वोटर्स वोट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंसेज एंड प्रेफरेंसेस गिविंग रैंक टू द कैंडिडेट्स इन ऑर्डर टू प्रेफरेंस। यानी अगर फॉर एग्जांपल ए बी सी डी 4 कैंडिडेट हैं, मेरा ये मानना है कि ए को सबसे पहले मैं जिताऊं। अगर ए नहीं जीतता तो मेरी सेकंड चॉइस सी हो, मेरी थर्ड चॉइस बी है, मेरी फोर्थ चॉइस डी है, तो मैं ऐसे परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग या रैंक उनको दूंगी। ठीक है, टू बी इलेक्टेड कैंडिडेट रिक्वायर अ फिक्स्ड कोटा ऑफ वोट्स। जीतने के लिए उसे एक फिक्स्ड कोटा चाहिए। और ये कैसे निकलता है? कोटा कैसे निकलेगा? टोटल वोट जो पोल हुए हैं अपॉन टोटल सीट्स जितनी हमें फिल करनी है +1 और ओवरऑल +1। फॉर एग्जांपल 1 लाख वोट्स जो हैं वो कास्ट हो रहे हैं, 4 मेंबर्स इलेक्ट करने हैं, तो कोटा कैसे निकालेंगे? 1 लाख अपॉन 4 + 1 एंड इंटायर +1। तो इसका लगभग 20,001 के करीब वोट निकलेगा। तो जिसे ये मिलेगा वो कैंडिडेट यहाँ पे इलेक्ट हो जाएगा। अब इसकी मेरिट्स क्या हैं, इसका क्या पॉजिटिव और क्या इसके नेगेटिव इम्पैक्ट हैं? देखो, इट इंश्योर दैट ऑल पार्टीज़ आर प्रोपोर्शनली रिप्रेजेंटेड इन लेजिस्लेचर। सबका इक्वल आएगा। सिक्योर द माइनॉरिटी राइट्स, माइनॉरिटी को देगा। ट्रू हारमोनी है डेमोक्रेसी को फुलफ़िल करने के लिए। ठीक है, यहाँ वोटर्स के वोट जो है वो वेस्ट नहीं जाते। क्यों? क्योंकि ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जैसे लास्ट में डी सबसे लास्ट चॉइस है सबकी, तो डी के जो वोट्स होंगे वो ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। ठीक है, डी मेरिट्स क्या आती हैं? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, इसको समझना थोड़ा सा टिपिकल आ जाता है। डायरेक्ट बाउंड है इसमें वोटर्स का और रिप्रेजेंटेटिव्स का। सो इट रिड्यूस एज इट इज़ बेस्ड ऑन द मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज़। मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में ये थोड़ा सा जो डायरेक्ट एक लिंकअप होता है वो कम कर देता है। इट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टीज़ लीडिंग टू कॉलिएशन। कॉलिएशन को सपोर्ट नहीं करेगा, ये अनस्टेबल है यहाँ पे कॉलिएशन अगर होता है तो, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी या गवर्नमेंट की रियल हारमनी थोड़ी सी डिस्ट्रॉय होती है। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा लगता है। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन आ जाती है। अगर हम अपने यहाँ पे देखें कि ये कहाँ पे है, मतलब वर्क कहाँ करता है, कहाँ पे ये जा रहा है, तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल अपने यहाँ राज्यसभा का लिया जाता है। इंडिया में अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में देखें तो PR हैज़ बीन अडॉप्टेड फॉर इलेक्टिंग द मेंबर ऑफ राज्यसभा ऑन द
सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। ठीक है, फिक्स जो वोटर्स होते हैं, सीट्स जो हैं वो राज्यसभा में फ़िक्स की गई हैं। तो एमएलएज़ जो हैं उनका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में उन्हीं के वोट्स को इंक्लूड किया जाता है। ईच वोटर रैंक, जो वोटर है वो अपनी चॉइस देता है, रैंक देता है, यानी ABCD में फर्स्ट A को दूँ, सेकंड में मैं B को देना चाहती हूँ, थर्ड में मैं C को देना चाहती हूँ, फोर्थ में मैं D को देना चाहती हूँ। इस तरीके से रैंक डिसाइड कर देते हैं। उसके बाद में वो कोटा डिसाइड करते हैं कि जो MP है, MLA है सॉरी, उसका कोटा क्या होगा, यानी उसके एक वोट की वैल्यू कितनी होगी। वही टोटल वोट जो पोल हुए हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ द कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड +1 एंड इंटायरली +1। फॉर एग्जांपल राजस्थान का अगर हम देखें तो 4 राज्यसभा मेंबर आर टू बी इलेक्टेड, ठीक है, वो होने हैं, एंड देयर आर 200 MLAs इन द स्टेट। तो क्या होगा, तो कोटा इसका किस तरीके से निकलेगा, 200/4 +1 और इंटायरली +1। तो अगर हम एक राजस्थान के एक MLA के वोट की वैल्यू देखें तो वो टोटल वैल्यू जो आती है वो 41 बनती है। ठीक है।